बच्चों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने विद्युत विदुर के बारे में बात की थी और विद्युत विदुर की अक्ष और निरक्ष पर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक जो है वो प्राप्त किए थे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपन विद्युत बल रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, फिर अपन एक लास्ट में एक दूसरा टॉपिक करेंगे विद्युत विदुर पर एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर बल आघूर्ण। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत बल रेखाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो नाम से इंग्लिश में पता चल रहा है और हिंदी में भी पता चल रहा है, विद्युत बल रेखा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र की रेखा है, यानी ऐसी रेखा है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उनको अपन विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखा नाम क्यों पड़ा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह सकते थे, विद्युत बल रेखाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा और उसके अंदर हम एक आवेश को रखेंगे तो उस पर बल लगेगा, तो कुल मिला के ये बल की दिशा को भी इंगित करती है हमें। तो कैसे, इसके पहले अपन एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको विस्तार में देखेंगे अपन। ठीक है, तो वह काल्पनिक वक्र रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाएं कहलाती, क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। वही विद्युत क्षेत्र की दिशा देती है आपको, इसीलिए इनका नाम पड़ गया विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको आपको आंखों से तो देख नहीं सकते, तो कॉपी के अंदर अपन कैसे बनाएंगे उसको, कॉपी में दर्शाना तो पड़ेगा विद्युत क्षेत्र को, तो हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे, उन काल्पनिक रेखाओं द्वारा अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। ऐसी रेखाओं को अपन कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और विद्युत बल रेखाएं नाम पड़ने का कारण यह है कि ये एक धनावेश के ऊपर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक धनावेश को अगर विद्युत बल रेखा के ऊपर रख दिया जाए तो ये बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हम विद्युत बल रेखाओं को अच्छे से समझें, इसके लिए हम विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म पढ़ने चाहिए। तो परीक्षा की दृष्टि से विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपन इसके एक एक गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब तो हेडिंग डाल दो आप, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ठीक है, बहुत सारे गुण हैं इनके, इसमें सबसे पहला गुण है ये धनावेश से प्रारंभ होती है, या यूं कह दो धनावेश से बाहर निकलती है। जबकि ऋणावेश में प्रवेश करती है, ऋणावेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो देखो एक चित्र बना देते हैं अपन, ये धनावेश है, इस धनावेश के लिए विद्युत बल रेखा ऐसे बाहर निकलती हुई होगी, ये देखो ऐसे सीधी रेखा बनानी है आपको, ये बाहर निकल रही है और अनंत पर जाकर के समाप्त होगी। ठीक है, तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, इसलिए धनावेश की जो विद्युत बल रेखा होगी वो कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ निकलती होगी। इसी प्रकार अगर आप एक ऋणावेश को रख दो पास में, तो उसकी विद्युत बल रेखाएं जो होगी वो अंदर की ओर आती हुई होगी। ठीक है, इनकी दिशा जो है अंदर की ओर होगी, ये पहला गुणधर्म है। परीक्षा में सवाल आ सकता है कि धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं दर्शाइए, तो आपको ये चित्र बनाना है। ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं दर्शाइए, तो ये दर्शाना है। ठीक है ना, ये क्यू कोई आवेश है, ये भी क्यू कोई आवेश है, ये क्यू धनात्मक है ग्रेटर देन 0 है और ये क्यू ऋणात्मक है लेस देन 0 है। दूसरा नंबर, विद्युत बल रेखाएं धनावेश की गति के पथ को दर्शाती है। अर्थात धनावेश विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश गति करता है, विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश गति करता है। ठीक है,
यानी कहने का मतलब, मान लो ये कोई विद्युत बल रेखा है जो इस दिशा में जा रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है आगे की तरफ, और अगर आप इस विद्युत बल रेखा के ऊपर एक धनावेश को रख दोगे तो धनावेश इस बल रेखा के ऊपर ऊपर गति करेगा, इस दिशा में आगे बढ़ेगा। जिधर ये विद्युत बल रेखा की दिशा है, ये विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, तो धनावेश भी जो है इसी के अनुदिश गति करेगा। यानी धनावेश के रास्ते को बताती है, पथ को बताती है, गति के पथ को। ठीक है, तो याद रखना विद्युत बल रेखा धनावेश के गति के पथ को बताती है। इसके ऊपर अगर आप ऋणावेश रख दोगे तो ऋणावेश हमेशा धनावेश का विपरीत व्यवहार दर्शाता है। यानी धनावेश अगर इधर जा रहा है विद्युत बल रेखा के अनुदिश, तो ऋणावेश कहाँ जाएगा, विद्युत बल रेखा के विपरीत दिशा में गति करेगा। ठीक है, ये 2 गुण आप नोट कर दो। तीसरा नंबर गुण, एक बार मैं ये हटा देता हूँ सारा, फिर तीसरा गुण लिखते हैं। तीसरा नंबर गुण, देखो विद्युत बल रेखाएं कभी भी बीच में से टूटी हुई नहीं होती है, यानी विद्युत बल रेखाएं सतत होती है, लगातार होती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं सतत होती है। ठीक है, क्यों, मतलब कहने का मतलब ये विद्युत बल रेखा है ऐसे, तो ऐसा नहीं कि बीच में कहीं टूटी हुई हो सकती है, कहीं पर भी ये टूटी हुई विच्छेद नहीं होगा इसके अंदर। क्यों नहीं होता है, कारण क्या है, क्योंकि जब आप एक धनावेश को रखोगे विद्युत क्षेत्र में तो उस पर लगातार बल लगता रहेगा। ऐसा थोड़ी धनावेश गति कर रहा है, विद्युत क्षेत्र में बल लग रहा है, थोड़ी देर उसको फिर थक गया, विश्राम करवा दिया, रोक दिया, फिर बाद में कहीं थोड़ी देर के बाद में बल लगना शुरू हो गया। बल तो लगातार लगता रहता है धनावेश के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए बल लगातार लगता है, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, सतत होती है। क्योंकि देखो ये परीक्षा में सवाल आ सकता है, विद्युत बल रेखाएं सतत क्यों होती है, तो फिर अपन को उत्तर यही लिखना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में धनावेश पर लगातार या सतत विद्युत बल कार्यरत रहता है। ठीक है, चौथा नंबर गुणधर्म, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कैसे बताती है, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। कैसे, देखना आप, जैसे ये एक विद्युत बल रेखा है, ठीक है, ये ऐसे विद्युत बल रेखा जा रही है, तो मुझे बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए आपको, बिंदु ए पे, तो बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो बिंदु ए पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दो। स्पर्श रेखा क्या होती है, इस बिंदु ए को और इसके आसपास के बिंदु को स्पर्श करते हुए जाएगी। तो ये देखो, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है ना, ये ऐसे इस बिंदु को स्पर्श करते हुए जा रही है। इस स्पर्श रेखा की दिशा जिधर होगी उसी दिशा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र होगा। मुझे इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र चाहिए, बी पे, तो बी पे आप एक स्पर्श करते हुए रेखा खींच लो, ये इधर की तरफ जा रही है स्पर्श रेखा, तो इधर की तरफ बिंदु बी पे विद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो इस विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो उस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चलेगी। ठीक है, पांचवा नंबर, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है भाई, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती प्रतिच्छेद, तो उसका कारण यह रहा, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखा संभव है, एक से अधिक स्पर्श रेखाएं, दो अगर विद्युत बल रेखाएं काट रही है तो वहां पे दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो आप, तीन बल रेखाएं काटेगी तो वहां तीन स्पर्श रेखाएं खींचोगे आप, एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर एक से अधिक
विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को दर्शाएगी। दर्शाएगी, ठीक है। यह असंभव है भाई, ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है, यह असंभव है। कैसे? जैसे मान लो एक ये विद्युत बल रेखा है, एक दूसरी बल रेखा, काट दिया, दो बल रेखाओं ने काट दिया, ठीक है। वैसे काटती नहीं है, संभव नहीं है काटना, पर मान लो काट लिया, और मैं कह रहा हूँ इस बिंदु ए पे इन दोनों बल रेखाओं ने काट लिया, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। तो पहली तो एक ये रेखा जा रही है, इसको आप इस बिंदु पे आप स्पर्शरेखा खींचोगे तो वो स्पर्शरेखा इधर आ रही है, यानी बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ये बता रही इधर है, ठीक है। और इस स्पर्शरेखा इस बल रेखा के ऊपर अगर मैं स्पर्शरेखा खींचूंगा तो वो किधर दिशा बताएगी? इधर की तरफ। तो बिंदु बी पे बिंदु ए पे स्पर्शरेखा इधर भी आ रही है, तो विद्युत क्षेत्र इधर भी बता रही है। यानी एक ही बिंदु पे दो स्पर्शरेखाएं हैं और दोनों अलग अलग दिशाएं बता रही है। एक ही बिंदु पे क्या दो अलग अलग दिशाओं में विद्युत क्षेत्र संभव है क्या? एक साथ एक ही जगह पे दो दिशाएं कैसे हो सकती है? देखो, एक साथ दो विद्युत क्षेत्र हो सकते हैं, दो विद्युत क्षेत्र होंगे तो वो मिलकर के एक परिणामी एक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, पर एक ही बिंदु पे दो दिशाएं तो संभव नहीं है। तो एक ही बिंदु पे एक साथ दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है, ठीक है। या यूं भी समझ लो आप, मान लो भाई एक धनावेश रखा आपने इस बल रेखा के ऊपर, तो ये गति करता 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 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पे इसके दो रास्ते हैं, इधर भी है इधर भी है, तो क्या एक साथ दो रास्तों पे जा सकता है एक धनावेश? एक ही आवेश एक साथ दो रास्तों पे कैसे जाएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए कभी भी दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अगले गुणधर्म लिख रहा हूँ भाई, आप ये लिखते रहना साथ साथ, इनको मैं साफ भी कर रहा हूँ। 5वां नंबर, अगला गुण भाई है कि दो अगर समान आवेश रख दोगे आप तो उनकी जो बल रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। विद्युत बल रेखा हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, लेकिन वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है पार्श्व यानी साइड में, एक दूसरे को जो है साइड में पार्श्व की तरफ जो है वो प्रतिच्छेद करती है। तो देखते हैं अपन कैसे। दो समान आवेशों की विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। क्यों प्रतिकर्षित करती है ये अभी हम समझ चुके हैं। ये देखो धनावेश है और ये एक धनावेश है। अब धनावेश को रख दिया तो इसकी बल रेखा भी अभी हमने पढ़ा बाहर आएगी और इसकी भी बाहर आएगी। दोनों की मान लो सामने आ रही है बाहर, तो सामने आएगी तो काट देगी ना, तो प्रतिच्छेद कर सकती है क्या? काट सकती है। विद्युत बल रेखा काटेगी थोड़ी। तो इसलिए क्या होगा, इसकी बल रेखा भी आ रही है इसकी भी आ रही है, दोनों आते आते एकदम प्रतिच्छेद तो कर नहीं सकती, इसलिए दोनों मुड़ जाएगी। तो ये इसकी बल रेखा भी यूं मुड़ जाएगी और इसकी बल रेखा भी यूं मुड़ जाएगी, काटेगी नहीं, ठीक है ना। तो एक दूसरे को देखो प्रतिकर्षित कर रही है। ये इसकी बल रेखा इधर मुड़ जाएगी, ये इसकी बल रेखा, ऐसे धनावेश है भाई, बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है। ये धनावेश, दो धनावेश को पास में रख दिया। इनके बीच में दोनों समान है तो बीचों बीच, अन्यथा कहीं और है ना, किसी बीच में इस रेखा पे कहीं पे एक बिंदु होगा जहां से कोई बल रेखा नहीं गुजर सकेगी, उसको कहेंगे उदासीन बिंदु। ये एन जो है ये उदासीन बिंदु है। दोनों समान बराबर आवेश होते हैं तब ये उदासीन बिंदु बीचों बीच होगा, मध्य बिंदु पे होगा। तो दो समान आवेश पड़े हैं, दोनों धनावेश या दो ऋणावेश है, तो उनकी बल रेखा ऐसे प्रतिकर्षित करेगी एक दूसरे को, ठीक है। 6वां नंबर, समान आवेशों के मध्य बल रेखाएं तनी हुई डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। जो उनके मध्य आकर्षण को दर्शाता है। किसको? आकर्षण को दर्शाता है। जैसे दो समान आवेश रख दो, दो विपरीत आवेश रख दो, ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी, विपरीत आवेशों, दो विपरीत आवेश रख दो आप, एक धनावेश रख दो और एक ऋणावेश पास में रख दो आप, ठीक है। दो विपरीत आवेशों को अगर रख दो तो धनावेश की बल रेखा बाहर निकलेगी, ऋणावेश की बाहर निकलेगी और दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, ये आकर्षित करेगी। धनावेश की बल रेखा बाहर निकलेगी, ऋणावेश के अंदर प्रवेश करेगी। तो धनावेश की बल रेखा निकल करके ऋणावेश के अंदर प्रवेश कर रही है और बीच में बिल्कुल एकदम तनी हुई डोरी की तरह होगी। ऐसा लग रहा है ये ऋणावेश इस धनावेश को अपने पास खींच रहा है, ठीक है, या ये धनावेश इस ऋणावेश को अपनी तरफ खींच रहा है। तो धनावेश से बल रेखाएं निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है, हमने देखा है।
और बीच में बिल्कुल एकदम तनी हुई डोरी की तरह होती है भाई। ये ऋणावेश में देखो अंदर जा रही है बल रेखा, ठीक है, और धनावेश से ये बाहर निकल रही, तीर दर्शा नाम है, ठीक है। ये धनावेश से निकल के ऐसे जाके आगे मुड़ेगी और इस ऋणावेश के अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। तो दो विपरीत आवेशों में विद्युत बल रेखा ऐसी होती है भाई, आकर्षण को दर्शाती है। ये गुण हो गए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ मतलब और भी गुण हैं, जैसे एक गुण है किसी चालक के भीतर विद्युत बल रेखा शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है, यानी चालक के भीतर से बल रेखाएं नहीं गुजरती भाई। जैसे एक चालक है, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने किसी चालक को रख दिया और आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से, तो जैसे आप चालक को रखोगे तो आप देखोगे उस चालक को रखते ही आप देखोगे कि विद्युत बल रेखा है उस चालक के बाहर से मुड़ करके निकल जाएगी, ऐसे ऐसे निकल जाएगी भाई। यानी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो चालक के भीतर से नहीं गुजरती। इसका कारण बाद में देखेंगे हम, पर चालक के भीतर जो है वो विद्युत बल रेखाएं शून्य होती है, चालक के अंदर से नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला गुण, ये मैं हटा रहा हूँ भाई, ये साफ कर रहा हूँ, 8वां नंबर गुण। अगला, ऐसे कैसे, देखो चालक के अंदर तो बल रेखा नहीं होती है, लेकिन चालक के बाहर से बल रेखाएं जा सकती है भाई। अगर एक चालक को आवेश दोगे तो उसकी सतह से बल रेखाएं निकलना शुरू होगी, और सतह के ऊपर जो बल रेखाएं निकलेगी वो सतह के लंबवत होगी, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती हैं, यानी समकोण बनाती है। क्या बनाती है? समकोण। जैसे इसको देख लेते हैं उदाहरण से, ये एक चालक है भाई, ठीक है, एक गोलाकार चालक है, इसको आपने आवेश दिया हुआ है, ठीक है, ये आवेशित चालक है। अब इसके ऊपर से अगर बल रेखा निकलेगी, धनावेश से बल रेखा बाहर निकलती है, ये देखो बाहर निकल रही है, ठीक है, ये ऐसे बाहर निकल रही है विद्युत बल रेखा है। और इसके चालक की सतह पे आप कोण देखोगे इन बल रेखाओं का, तो ये कितना कोण बना रही है भाई? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना करके निकल रही है, ठीक है। पूछ ले परीक्षा में, क्यों ऐसे कैसे? ऐसे भी ले सकते हो आप चालक, जैसे ये कोई चालक प्लेट है, इसको आपने धनावेश दिया हुआ है प्लेट को, तो इसको धनावेश दिया हुआ है, तो इस चालक प्लेट ऐसे है तो इसकी सतह के लंबवत बल रेखा बाहर निकलेगी दोनों तरफ, ठीक है। ये ऐसे बल रेखा है, ये सतह के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है, बस। क्यों होती है मान लो, इसका कारण पूछ लें, ठीक है, कारण। तो भाई इसका कारण की व्याख्या करना बिल्कुल इजी है। कैसे? मान लो जैसे ये चालक है, ठीक है, इस चालक के ऊपर आवेश है और इसकी बल रेखा मैंने अभी कहा लंबवत होती है, पर लंबवत नहीं होती है, मान लो, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, बल रेखा टेढ़ी है, और ये बल रेखा जो है ये सतह के साथ थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। तो भाई ये जो बल रेखा है यानी विद्युत क्षेत्र इधर मैंने टेढ़ा मान लिया, अब ये टेढ़ा विद्युत क्षेत्र इस सतह के साथ, सतह पे ये जो रेखा खींची इसके साथ थीटा कोण बना रही है, तो इसके दो घटक होंगे। सतह वाला घटक होगा ई कॉस थीटा, और ये लंबवत वाला घटक क्या होगा? ई साइन थीटा। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि सतह वाला जो घटक है ये सतह के समांतर, इस घटक के कारण ये जो आवेश पड़ा है इसके ऊपर, ये आवेश जो है ये गति करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये तो सतह के समांतर है, तो इस समांतर जो है ये आवेश गति करना शुरू कर देगा। तो इस समांतर घटक की वजह से ये आवेश इसके ऊपर चारों ओर घूमेगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा इस चालक की सतह के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर। भाई ये जो पृष्ठ है चालक का, इसके ऊपर जैसे यहाँ पे ये स्पर्शरेखी घटक इधर है, इस बिंदु पे अगर मैं बढ़ाऊंगा स्पर्शरेखी घटक ऐसे आएगा, इधर ऐसे, यानी किसी भी बिंदु पे आप अगर विद्युत क्षेत्र लोगे और उसका स्पर्शरेखी घटक बनाओगे तो वो पृष्ठ के समांतर आएगा, और पृष्ठ के समांतर घटक होने की वजह से ये आवेश गति करने लगेगा। तो सतह के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर एक धारा उत्पन्न होगी जिसको पृष्ठीय धारा कहेंगे। लेकिन वास्तव में ये देखा गया है कि चालक की सतह के ऊपर जो आवेश पड़ा होता है वो स्थिर होता है, वो गति नहीं करता है, यानी वास्तव में कोई पृष्ठीय धारा नहीं होती। तो पृष्ठीय धारा नहीं होगी, आवेश गति नहीं करे, इसके लिए इस घटक को शून्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन इसको लिख लेते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र लंबवत न हो तो स्पर्शरेखी घटक के कारण
ये चित्र भी बनाना आपको जब व्याख्या करनी हो, स्पर्शरेखीय घटक के कारण चालक की सतह पर स्थित आवेश गतिशील हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गतिशील हो जाएगा, जबकि यह आवेश स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर रहता है। अतः तो भाई स्थिर रहे, स्थिर विद्युत के नियम का पालन करें, इसलिए ये जो घटक है ई कॉस थीटा, इसका मान क्या होना चाहिए? 0 है। तो ई को 0 में भेज दो, कॉस थीटा 0 के बराबर होना चाहिए। और कॉस थीटा 0 तब होता है जब थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये जो कोण है, ये जो ई और थीटा के बीच में ये जो ई और ये पृष्ठ के समांतर जो है मैंने खींचा, ये कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होने का मतलब है ये रेखा ऐसे होगी इधर की तरफ। यानी ई के जो दो हमने घटक किए, ई के 2 घटक किए आपने, उसमें से ये वाला घटक 0 हो गया, तो ये वाला घटक 0 हो गया, तो फिर कौन सा घटक बचा? यही बचा। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो लंबवत दिशा में होता है चालक के पृष्ठ के, याद रखना आप। ठीक है, ये हो गई। एक और गुण देखते हैं अपन। देखो एक और गुण है कि विद्युत बल रेखाएं जितनी नजदीक होगी, जितनी सघन होगी, उस स्थान पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पे विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होगी वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। ठीक है ना, विद्युत बल रेखाएं जितनी सघन होगी, सघन सघन का मतलब है पास पास, वहां विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो ये बल रेखा ऐसी है, ये ऐसी बल रेखा है। अब मैं एक यहाँ पे एक बिंदु ए ले लूँ और एक बिंदु यहाँ ले लूँ बी। मैं कहूँ भाई कहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है? ठीक है, या फिर ऐसा ले लेता हूँ मैं, यूँ ये बल रेखा है, ये बल रेखा है और ये एक बल रेखा। ठीक है, ये एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। अब मैं कहूँ इस बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा बी पे, तो देखो ए पे बल रेखा है दूर है, ए के चारों तरफ जो बल रेखा है, ए के दोनों तरफ जो बल रेखा है वो दूर है, और बी पे बल रेखा नज़दीक है, ज़्यादा पास है। तो बी पे बल रेखा ज़्यादा पास है, तो बी पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, ए पे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे नज़दीक बल रेखा है ए पे, तो यहाँ पे ए पे सबसे ज़्यादा होगा भी, और उससे कम होगा बी पे, और सी पे तो बहुत दूर है बल रेखा है, तो सी पे जो है विद्युत क्षेत्र सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म है, अपन ने ये गुणधर्म पढ़ लिए, इनके सारे गुण। अब अपन जो है भाई विद्युत बल रेखाएं के मतलब कुछ आवेश निकायों के कारण विद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं अपन। ठीक है, तो वैसे ऑलरेडी आपके पढ़ी हुई, फिर भी मैं एक बार चित्र बना देता हूँ। अब बच्चों अपन कुछ आवेश निकाय के कारण या कुछ अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अपन विद्युत बल रेखाएं बनाते हैं। ठीक है ना, देखो भाई मैं बहुत सारे विद्युत बल रेखाओं के चित्र बना रहा हूँ, और इनमें से कोई न कोई लगभग परीक्षा में आता है कभी न कभी, इसलिए आप इनका थोड़ा अभ्यास करें। सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखा है। मैं क्या बना रहा हूँ? विद्युत बल रेखाओं का निरूपण। निरूपण, ठीक है ना, या प्रदर्शन। सबसे पहले मैं बना रहा हूं बिंदु आवेश के कारण। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं जो है कैसी होती है, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। जैसे बिंदु मतलब अकेला, ये एक धनावेश है, धनावेश के लिए बल रेखाएं बनानी है आपको। ठीक है, ये भाई बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो इसके कारण बल रेखाएं आपको पता ही है बाहर की तरफ निकलती है। ये देखो बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रही है। कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है, प्लस क्यू। ठीक है, धनावेश है, यानी क्यू का मान 0 से बड़ा है। अगर ये ऋणावेश हो, माइनस क्यू आवेश हो, तो बल रेखा कैसी होगी? अंदर की ओर आती हुई होगी। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश पड़ा है, माइनस क्यू, यानी क्यू का मान 0 से छोटा है। ठीक है,
धनावेश के कारण बाहर निकालनी है, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर आती हुई होगी। ऐसे कैसे? विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण। भाई विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बराबर और विपरीत आवेश, एक धनावेश होगा और एक कैसा आवेश होगा? ऋणावेश होगा। ये पास में रख दिया मैंने। तो अभी हमने बनाया हुआ धनावेश से बल रेखा बाहर निकलेगी और किस में प्रवेश करेगी? ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। ये देखो, धनावेश से बाहर निकल रही है बल रेखाएं और ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है। ठीक है, ये धनावेश से बाहर निकलेगी, ये देखो ऐसे घूम रही, घूम करके वापस जाएगी अंदर, और ये ऋणावेश में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बल रेखाएं। दो समान आवेशों के कारण बनानी, दो बराबर आवेशों का निकाय हो, दोनों धनावेश धनावेश हो, तो ये भी अपन बना चुके हैं। धनावेश से बाहर निकलेगी, इस धनावेश से बाहर निकलेगी और प्रतिकर्षित करेगी तो मुड़ जाएगी। ठीक है, ये बाहर निकल रही है। और बीच में एक उदासीन बिंदु आएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ये बाहर निकल करके ऐसे मुड़ रही है। ऐसे कैसे? चालक के कारण, अवशेष चालक, गोलीय चालक के कारण, तो अभी हमने बनाई एक आवेशित गोलीय चालक के लिए विद्युत बल रेखाएं जो है लंबवत होती है भाई। तो ये विद्युत बल रेखाएं जा रही, बाहर निकलती है ना, ये बाहर निकल रही है और कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री। और इस पे आवेश पड़ा है भाई, धनावेश पड़ा हुआ है। ऋणावेश होगा तो ये बल रेखा अंदर की ओर आ जाएगी, तीर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मैं बना देता हूं यहाँ। इसके बाद अपन किसी आवेशित तार के कारण, ये एक आवेशित तार है जिसके ऊपर आवेश पड़ा हुआ है, तो इसके कारण विद्युत बल रेखा जो है ऐसे लंबवत बाहर की तरफ निकलती होगी। ठीक है, ऐसे हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि कैसे विद्युत बल रेखाएं बनानी है। किसी भी अलग अलग निकाय के लिए आपको विद्युत बल रेखाएं कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। जैसे एक परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि भाई दो आवेश पड़े हुए हैं, एक Q1 आवेश पड़ा हुआ है और एक Q2 आवेश पड़ा हुआ है, Q1 और Q2। ठीक है, और Q1 जो है वो Q1 का परिमाण जो है 3 गुना है Q2 से, तो विद्युत बल रेखा बनाओ। ये 3 गुना, ये बड़ा है तो दोनों धनावेश है, पर ये इससे बड़ा है, तो जो धनावेश है तो दोनों से बल रेखा निकल करके प्रतिकर्षित तो होगी भाई, प्रतिकर्षित होगी। लेकिन ये बड़ा ज़्यादा है, ये ज़्यादा बड़ा है, इससे बल रेखा इतनी बनानी है कि इससे 3 गुना दिखे, क्योंकि ये Q1 Q2 का 3 गुना है। तो अगर आप इसके लिए 3 बल रेखाएं बनाओगे तो इसके लिए 9 बल रेखाएं बना दो आप। ठीक है, सामान्य है, बस खाली पता चलेगा ये ज़्यादा बड़ा है तो इससे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ज़्यादा बल रेखाएं निकलेगी। ठीक है, तो आप बना दो, बोले गिन के 4 और 3 7 और 2 9 बल रेखाएं। ठीक है, अच्छा दूसरी मैं जो बात कह रहा था उसमें उदासीन बिंदु भी बनाना पड़ेगा दो समान आवेशों के लिए। तो याद रखें जो बड़ा कौन है यहाँ पे? Q1 बड़ा है भाई, Q1 Q2 का 3 गुना है। Q1 बड़ा है तो Q1 बड़ा है तो उदासीन बिंदु जो होगा वो Q1 से दूर होगा, Q2 के नज़दीक होगा। ध्यान रखना, जो आवेश बड़ा होता है ना, अगर दोनों बराबर होते तो उदासीन बिंदु बीच में होता, पर ये बड़ा है, जो आवेश बड़ा होता है उससे जो है वो बिंदु दूर होता है, क्योंकि इसका मान बड़ा है तो दूरी भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तब दोनों का विद्युत क्षेत्र बराबर होगा। तो ये इस बिंदु पे, ये जो बिंदु होगा जहाँ पे उदासीन बिंदु होगा, ये एग्जामिनर इसी को देखेगा। ध्यान रखना आप कहाँ बना रहे हो। ये मैं बीच में लाइन खींच लेता हूँ, पर आपको ये पता रहेगा उदासीन बिंदु इस बीच वाली लाइन के इधर है। ठीक है, वैसे नहीं बनानी चाहिए हमें, क्योंकि उदासीन बिंदु ये है, उदासीन बिंदु ये है, तो यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए और इस रेखा को कोई भी बल रेखा जो है पार नहीं करेगी भाई। ना तो इसकी बल रेखा इस उदासीन बिंदु वाली लाइन को पार करेगी, ना ये रेखा इस उदासीन बिंदु वाली लाइन को पार करेगी। ठीक है, ये खींच ले, लेकिन ये किसके नज़दीक होगी? छोटे वाले आवेश के नज़दीक होगी ये। ठीक है, ये हमने बना दी। ऐसे कैसे? परीक्षा में एक और इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि एक धनावेशित प्लेट, एक प्लेट है, चालक प्लेट है, उसके पास में एक धनावेश रख दिया प्लस Q आवेश,
तो विद्युत बल रेखाएं बनाओ। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए, हमने ये ऐसे चित्र दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा विद्युत बल रेखाओं का प्रदर्शन करो। तो एक धनावेश है, पास में रखोगे तो हमने पढ़ा है, चैप्टर स्टार्ट हुआ था स्थिर विद्युत प्रेरण, इस प्लस क्यू के कारण इस पृष्ठ पे माइनस आवेश आ जाएगा, ठीक है, और पीछे की तरफ वापस कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। यहाँ पे पूरा आवेश जो उत्पन्न हुआ इसका मान माइनस क्यू होगा, और इधर जो ये है प्लस क्यू, और फिर इस प्लस से विद्युत बल रेखा निकल करके देखो कहाँ जा रही है, इस माइनस में, ये प्लस से निकल करके इस माइनस में जा रही है, देख रहे हो। और देखो ये बल रेखा घूम करके इस चालक के ऊपर जैसे टकराएगी, चालक की सतह के साथ कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और वापस यहाँ से वापस बाहर निकलेगी ये। तो वो सिंपल है, ये देखो ये प्लस है तो यहाँ से सीधी बाहर निकल रही, और चालक की सतह पे 90 डिग्री कोण होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको लोगों को ये समझ में आ गया है विद्युत बल रेखा किस प्रकार दर्शाते हैं। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के ऊपर बल आघूर्ण। अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं अपन, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, माना पहले मैं चित्र बना देता हूँ, है ना, ताकि साफ करने में झंझट नहीं रहे। तो ये मेरे एक समान विद्युत क्षेत्र है भाई। एक समान विद्युत क्षेत्र का क्या संकेत है, कैसे पता चलेगा विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो इन बल रेखाओं से समांतर बल रेखाएं खींचनी है। समांतर बल रेखा जो है वो आपको विद्युत क्षेत्र दर्शाएगी, एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शाएगी, ठीक है। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रख रहा हूँ मैं थीटा कोण पे, ये एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया मैंने, ये इसका केंद्र है, और विद्युत द्विध्रुव जो है भाई, ये विद्युत द्विध्रुव ये विद्युत द्विध्रुव का माइनस आवेश है, और ये कौन सा आवेश है, प्लस है, ठीक है। और ओ से लगा के ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मैं ए नाम दे दूं, ए, ये बिंदु को ए नाम दे दो भाई, और इस बिंदु को क्या नाम देते हैं अपन, बी। और ये विद्युत द्विध्रुव मैंने थीटा कोण पे रखा है, कितने कोण पे रखा है, थीटा कोण के ऊपर, ये ऐसे एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, और मैंने थीटा कोण पे एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। आप लोगों को ये बताया गया है, पिछली क्लास आप देख लें, ओ से ए तक की दूरी को अपन स्मॉल ए कहा था, ओ से बी तक की दूरी को भी स्मॉल ए कहा था, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको ऑलरेडी पहले बता है, आपको बता दी गई है कि धनावेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र के अनुदिश बल लगता है, और ऋणावेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगता है। तो इस धनावेश के ऊपर तो क्या करेगा, ये धनावेश को तो ये विद्युत क्षेत्र जो अपने अनुदिश लेकर के जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा भी है कि विद्युत बल रेखा है धनावेश पर अपने अनुदिश बल लगाती है, तो इस धनावेश पे इधर की तरफ बल लगेगा, ठीक है। इस बल को मैं कह देता हूँ F1 बराबर प्लस क्यू ई, क्या कह देते हैं, प्लस क्यू ई। ऐसे कैसे, ऋणावेश पे किधर बल लगेगा, इधर की तरफ बल लगेगा, ठीक है। इस बल को मैं नाम दे देता हूँ भाई F2 बराबर माइनस क्यू ई, ठीक है। और ये कौन सा आवेश है, माइनस क्यू है, थोड़ा सा उसको साइड में लिख लो आप, ताकि पता चले इस पे बल इधर लग रहा है, इस पे बल इधर लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आप ये पूछे कि भाई इधर यहाँ माइनस क्यों लगाया, आप तो कहते हो माइनस आवेश हो तो सूत्र में माइनस नहीं लगाना, या मैंने सदिश लगाया इसलिए आपको माइनस आवेश के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, और प्लस वाले के लिए क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। बस इतनी सी बात है, धनावेश पे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश बल लगेगा, ऋणावेश पे इधर, ठीक है। अब आप खुद भी इसको समझें इस चीज़ को कि भाई ये जैसे मैंने ये पेन ऐसे रखा है, ठीक है, पेन को एक जना इधर खींच रहा है और एक जना इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, तो एक जना इधर खींच रहा है और एक जना इधर खींच रहा है, तो ये पेन ऐसे घूम जाएगा भाई, ये पेन यहाँ से बंधा हुआ वो पे, तो एक जना इधर खींच रहा है और एक जना इधर खींच रहा है, तो ये पेन क्या करेगा, ये घूमेगा, और तब तक एक जना इधर खींचे जा रहा है, एक जना इधर खींचे जा रहा है, खींचते खींचते ये ऐसे घूम करके ऐसे हो जाएगा। अब भी एक जना इधर खींच रहा है, एक जना इधर खींच रहा है, लेकिन अब पेन कहीं नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अब जो ये इधर बल लगा रहा है, ये इधर बल लगा रहा है, ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं और एक ही सीध में एक ही रेखा के अनुदिश है, इसलिए अब ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। पर पहले निरस्त कर रहे थे क्या, पहले ये वाला इधर था, ये वाला इधर था, तो ये दोनों बल बराबर है, बल तो बराबर है, क्यू ई परिमाण तो बराबर है, पर ये बल लग रहा है, ये मैंने जो पेन रखा है भाई, ये पेन रखा है मैंने, जो ये पेन पड़ा है, इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है,
इसकी रेखा इधर से गुजर रही है, इसकी रेखा इधर से गुजर रही है, तो ये दोनों जो है अलग अलग रेखाओं के अनुदिश है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे बराबर होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि इनकी क्रिया रेखा अलग है, इसलिए ये क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे। और जब भी कोई चीज़ घूमती घूर्णन होता है तो उसके अंदर ऊपर बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है? बल आघूर्ण। तो अभी अपन निकालने वाले हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों बल जो है मिलकर के इसको ऐसे घुमाएंगे, यानी ये वाला तो इसको इधर ऊपर की तरफ घुमाएगा और ये वाला इसको नीचे की तरफ घुमाएगा। ये कौन सी दिशा है? इसको कहेंगे, ये घड़ी की दिशा है, क्लॉकवाइज। इसको कहेंगे अपन दक्षिणावर्त दिशा। तो दक्षिणावर्त दिशा में ये घूमेगा, बल आघूर्ण लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अपन अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस नॉर्मल, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। अभी आपको लास्ट में बताएंगे थीटा किसके बीच का कोण है। अभी आप ध्यान रखें, थीटा इस विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है, तो भाई इसके दोनों आवेशों पर बल लग रहा है। अब इस डेरिवेशन को मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ। पहले स्टेप में मैं बल दिखाऊंगा आपको, बल के बारे में बात करेंगे। तो मुझे आप यूं बताओ, धनावेश पर बल बताओ भाई, धनावेश पर बल या प्लस क्यू आवेश पर बल। तो प्लस क्यू आवेश पे बल लग रहा है F1 बराबर प्लस का क्यू ई, लग रहा है प्लस क्यू ई, लग ही रहा है, देखो आप प्लस क्यू ई। और ये किधर लग रहा है? विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। ब्रैकेट में यहाँ लिख लेता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। ठीक है, ऐसे कैसे भाई? माइनस क्यू पर बल, इस पर कितना बल लग रहा है? F2 बराबर माइनस क्यू ई, लग रहा है माइनस क्यू ई, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। और ये बल किधर लग रहा है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो 2 बल लग रहे हैं, एक अनुदिश और एक विपरीत लग रहे हैं, है ना। कुल बल कितना लगेगा? परिणामी बल, परिणामी कह दो या नेट कह दो बल। तो नेट फोर्स चाहिए तो आपको दोनों को जोड़ दो, F1 और F2 को जोड़ दो भाई। तो मैं जोड़ रहा हूँ। F1 का मान कितना है बताओ? F1 का मान है प्लस क्यू ई और इसका मान है माइनस क्यू ई। प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई जुड़ करके तो कितने हो गए भाई? 0, शून्य बल। बल कितना लग रहा है? शून्य। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो परिणामी बल कितना होगा? शून्य। भले कैसे रखो इसको, कितने भी कोण पे रख दो आप, भले 90 डिग्री रखो, 0 डिग्री रखो, कहीं पे भी रखो, बल शून्य होगा। परिणामी बल शून्य। क्यों शून्य है? क्योंकि 2 बराबर बल लग रहे हैं और विपरीत लग रहे हैं। जब भी किसी वस्तु पे परिणामी बल शून्य होता है तो वो वस्तु के अंदर ना वस्तु आगे जाती है ना पीछे जाती है, आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, यानी इसके अंदर कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी, आगे स्थानांतरित नहीं होगी वस्तु, क्योंकि परिणामी बल क्या है? शून्य। तो चूंकि परिणामी बल शून्य है, अतः वस्तु के अंदर स्थानांतरित गति क्या होगी? शून्य होगी। या परिणामी बल शून्य है, चूंकि परिणामी बल शून्य है, शून्य है, अतः स्थानांतरित गति भी शून्य होगी, भी शून्य होगी। ये लिख लो भाई, कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई? ये वाला चीज साफ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब स्टेप सेकंड आगे लिखना आपको लगातार, स्टेप 2, सेकंड स्टेप। अब अपन बल आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, ये तो हमने देख लिया कि एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, इसलिए परिणामी बल तो शून्य है, इसलिए ये विद्युत द्विध्रुव ना तो आगे जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों बल की क्रिया रेखा अलग है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, इसलिए ये घूमेगा तो सही, घूमना तो है ही इसको। ठीक है, देखो आप इसको समझो, आप कैसे ये होगा। जैसे भाई ये है ऐसे है, मान लो। ठीक है, ये ऐसे एक विद्युत द्विध्रुव पड़ा है, ऐसा पेन पड़ा है, पेन समझ लो आप, तो मार्कर समझ लो, ये मार्कर पड़ा है, इसको एक जना इधर खींच रहा है, एक जना इधर खींच रहा है। देखना, इसको समझना आप। मान लो इधर 10 न्यूटन बल लग रहा है और इधर लग रहा है 5 न्यूटन, बराबर नहीं है ना, दोनों बल अलग अलग है, एक 10 है और एक क्या है 5, और ये मध्य बिंदु है भाई, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, अब आप देखना, खुद देखना भाई, समझना, ये बल 10 न्यूटन का है और ये 5 न्यूटन का, ये बल ज़्यादा है, तो ये बल ज़्यादा है, तो आप देखोगे विद्युत द्विध्रुव यहाँ इधर ये बल ज़्यादा है, ये बल कम है, इसलिए अब परिणामी बल तो शून्य नहीं है।
नहीं है शून्य, तो ये क्या होगा, ये बल ज़्यादा, इसलिए ये विद्युत विदुर आगे सरक जाएगा, ये यहाँ से सरक के इधर आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये आगे सरकेगा, यानी ये ओ यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी ये स्थानांतरित हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसमें स्थानांतरित गति शून्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिणामी बल बराबर नहीं है, शून्य नहीं है परिणामी बल। अच्छा आप देखो, स्थानांतरित गति तो होगी, इसके अलावा ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये घूमेगा भी, यानी कहने का मतलब ये आगे भी जाएगा और घूमेगा भी, घूर्णन भी होगा, यानी घूर्णन गति भी होगी और स्थानांतरित गति भी होगी, इसके अंदर दोनों गति हो रही है। कब? जब परिणामी बल बराबर नहीं हो, ठीक है। ऐसा होता है असमान विद्युत क्षेत्र में, लेकिन यहाँ तो विद्युत क्षेत्र समान है, विद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए ये दोनों बल भी क्या है, बराबर। तो अब मैं कहता हूँ ये बल 10 है, ये भी 10 न्यूटन हो जाए, तब क्या होगा, तो ये भी इसको इतने बल से खींच रहा है, ये भी इतने बल से, ये आगे ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, पड़ा तो यही रहेगा, ठीक है। तो स्थानांतरित तो होगा नहीं, तो स्थानांतरित गति तो शून्य। परंतु ये दोनों बल लग रहे हैं, अलग अलग बिंदुओं पे लग रहे हैं, अलग अलग रेखा है इनकी, इसकी रेखा ये है, इसकी रेखा ये, इसलिए अलग अलग रेखाओं में लगने की वजह से इस पेन पे एक बल इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इसलिए घूमेगा, घूम जाएगा, यही पड़ा पड़ा घूमेगा। तो इसमें घूर्णन तो होगा पर स्थानांतरित गति नहीं होगी। तो दोनों बल बराबर है, विपरीत है, लेकिन रेखा अलग अलग है। क्रिया रेखा अलग अलग होने की वजह से ये बल जो है इस वस्तु को स्थानांतरित तो नहीं करेंगे, स्थानांतरित गति तो शून्य होगी, जो अभी हमने देखा, परिणामी बल शून्य होने की वजह से स्थानांतरित गति शून्य है। लेकिन परिणामी बल शून्य होगा पर स्थानांतरित गति भी शून्य होगी, पर घूर्णन गति तो हो रही है, क्योंकि बल अलग अलग रेखाओं के अनुदिश लग रहे हैं। अच्छा अब देखना, ये 10 न्यूटन का बल मैं इधर भी लगा रहा हूँ, ये 10 न्यूटन बल इधर भी लग रहा है। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या घूर्णन होगा क्या? अब घूर्णन नहीं होगा, क्योंकि दोनों बल एक ही रेखा में, तो ये और ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यानी स्थानांतरित गति नहीं होगी भाई। स्थानांतरित जो गति है ना, स्थानांतरित, वो नहीं होगी। घूर्णन गति होगी क्या? घूर्णन भी नहीं होगी। घूर्णन भी कैसे होगा, ये तो दोनों एक ही लाइन के अनुदिश हो गए ना, नहीं होगी। अच्छा अगर मैं ये 10 न्यूटन यहाँ लगा दूँ और ये 10 न्यूटन यहाँ लगा दूँ, तो स्थानांतरित गति होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि दोनों बराबर है और विपरीत है, इसलिए स्थानांतरित गति तो नहीं होगी। पर घूर्णन गति होगी क्या? यस होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल, इसकी रेखा अलग है, इसकी रेखा अलग है, तो घूर्णन गति तो होगी भाई, यस, घूमेगा ये। अच्छा ऐसा हो जाए, मान लो कि ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो अब स्थानांतरित गति होगी क्या? स्थानांतरित, तो एक 10 है एक 5 है, तो बराबर तो है नहीं, तो इसलिए ये आगे सरकेगा, इधर की तरफ जाएगा। और अगर ये 10 हो जाए और ये 5 न्यूटन हो जाए, तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यस भाई, स्थानांतरित गति होगी, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। घूर्णन गति होगी क्या? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि ये अलग रेखा में, ये अलग रेखा में, ये घूमेगा भी, आगे तो जाएगा ही जाएगा, ये बड़ा आगे भी जाएगा और घूमेगा भी, तो दोनों गति होगी। अच्छा अब मुझे यूं बता दो भाई, अगर ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है, ये 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो स्थानांतरित गति होगी क्या? तो हाँ, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये बड़ा है, इधर की तरफ वस्तु शिफ्ट होगी, स्थानांतरित गति होगी। घूर्णन होगा क्या? तो नहीं होगा घूर्णन, क्योंकि दोनों एक ही रेखा में, कैसे घूमेगा ये? नहीं होगा। तो देखो मैंने आपको चारों स्थिति बता दी, कब स्थानांतरित गति होती है, कब घूर्णन गति होती है, और कब दोनों होती है और कब दोनों नहीं होती है, ठीक है। तो अब बात यह है कि हमारे तो भाई ये दोनों बराबर है और विपरीत है, बराबर और विपरीत होने की वजह से परिणामी बल शून्य है, तो स्थानांतरित गति तो नहीं होगी, पर रेखा अलग है, ये इसकी रेखा अलग है, इसकी रेखा अलग है, इसलिए घूर्णन गति तो होगी, ठीक है। यहाँ दोनों बल बराबर व विपरीत है, परंतु क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है। क्या है? भिन्न भिन्न है। अतः एक दक्षिणावर्त कैसा बल आघूर्ण कार्य करेगा, बल आघूर्ण, बल युग्म कार्य करेगा, उसके कारण बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है ना, अपन बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो भाई आपने 11वीं में पढ़ा होगा बल आघूर्ण का सूत्र। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल इंटू लंबवत दूरी, इंटू लंबवत दूरी, ठीक है। बल आघूर्ण का सूत्र है बल इंटू लंबवत दूरी। इसको ऐसे टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं, ये टॉर्क का संकेत है। आप चाहो तो ऐसे टी लिखकर यूं घुमा सकते हो, या आप चाहो तो ये ऐसे सीधा कर दो और यूं घुमा दो, ये टॉर्क है, ठीक है। इसको टाउ बोलते हैं, टाउ। तो टाउ बराबर होगा बल
भाई बल कितना लग रहा है, बल का परिमाण बताना, ठीक है, चिन्ह नहीं बताना। वो परिमाण तो पूछा जाए तो चिन्ह हटा के बात करनी है। इसका भी चिन्ह क्यू, परिमाण क्यू ई, और इसका भी परिमाण कितना है, क्यू ई। तो बल का परिमाण तो है क्यू ई, ठीक है, बल तो दोनों क्यू ई है भाई, खाली परिमाण लिखना है। अब लंबवत दूरी देखो भाई, आप ये समझनी बहुत जरूरी है आपको, लंबवत दूरी क्या होगी। अब ये बल लग रहा है ऐसे और ये लग रहा है ऐसे। जैसे मैं आपको यूँ अभी मैं मार्कर का उदाहरण दे ही रहा हूँ कि ये ऐसे मैंने मार्कर रखा था, ऐसे ये लग रहा है इधर और ये लग रहा है इधर। अगर आपसे कोई कहे कि इसके और इसके बीच में लंबवत दूरी बताओ, तो आप ये नहीं कहोगे ये लंबवत थोड़ी, ये तो टेढ़ी दूरी है ना, टेढ़ी। ये कोई 90 डिग्री कौन थोड़ी है और ये कोई 90 डिग्री थोड़ी है। ये दो बल लग रहे हैं, एक बल ये क्यू ई लग रहा है, ये भी क्यू ई लग रहा है। क्या ये लंबवत दूरी है क्या? ये लंबवत थोड़ी है, ये कोई लंब दूरी थोड़ी है। तो कहाँ है लंब दूरी? तो लंब दूरी निकालनी है तो इस बल को क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा भाई। एक को पीछे बढ़ाओ, एक को पीछे बढ़ाओ और एक फिर इससे इसके ऊपर लंब डाल दो। ये देखो ये है लंब दूरी, ये लंबवत दूरी है। ये बल लग रहा है इधर, ये बल लग रहा है इधर, तो ये दोनों के बीच में कैसी दूरी है, लंब दूरी है, ठीक है। इसको देखो ऐसे, देखो आप, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो है ये कौन सी दूरी होगी, लंब होगी ना, ये लंबवत दूरी है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली होगी। इसको पहले पीछे बढ़ाओ भाई, पहले इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ा दिया मैंने, और फिर इस बल से मैंने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया और इस बिंदु को नाम दे दिया सी। तो लंबवत दूरी कौन सी है पता है, ये बी से सी तक, बी सी कौन सी है, बी सी। अब हम बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो मैं साइड में आपको त्रिभुज दिखा रहा हूँ भाई, ये त्रिभुज पूरा देखना। देखो ये कौन थीटा है, ये भी पूरा कौन कितना होगा, थीटा होगा, संगत है। तो आप इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज का नाम है ए, ये बिंदु कितना है, ए बी सी। मैं कहूँ साइन थीटा बताओ भाई क्या होगा, तो साइन थीटा का सूत्र होगा, साइन थीटा होता है लंब, ये है लंब, इसका नाम क्या है, बी सी कहना, क्यू सी मत कह देना, क्यू तो आवेश का नाम है, बिंदु का नाम तो बी है, तो बी सी। और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण कितना लंबा है, ये यहाँ से यहाँ तक बताओ क्या नाम है इसका, ए से बी तक, ए बी। तो मुझे बी सी चाहिए, बी सी, तो इस ए बी को भेज दो इधर, ए बी साइन थीटा, क्यू ई, और इस बी सी का मान रख रहा हूँ भाई मैं ए बी साइन थीटा, टॉर्क बराबर क्यू ई। अब देखो आपको भगवान ने आंखें दी है, चित्र में दिख ही रहा है आपको कि ए से बी तक ये दूरी कितनी दूरी है पूरी, तो ये तो पता है ना, ये ए, ये भी ए, ये पूरी टोटल कितनी हो गई, 2a है ना। तो ये पूरी दूरी कितनी है, 2a। ये पता है, विद्युत द्विध्रुव पहले पढ़ा है हमने, पहले मतलब कोई बहुत पहले नहीं पढ़ा हमने, एक लेक्चर पहले पढ़ा है हमने। ये यहाँ से यहाँ तक विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, ये दूरी a है, ये a है, कुल दूरी हो गई 2a। तो इस ए बी की जगह मैं लिख रहा हूँ 2a साइन थीटा, ठीक है। अब एक और चीज़ जो आपने पढ़ रखी है, ये Q और ये 2a, Q इंटू 2a जाना पहचाना है कुछ, Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a P होता है, P जिसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, पढ़ा है हमने। तो Q इंटू 2a, Q और 2a को मैं लिख लेता हूँ P, और ये E पढ़ा है, P E साइन थीटा। ये भाई बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आया है, P E साइन थीटा। समीकरण नंबर इसको 2 दे दो, अभी तक मेरे ख्याल से दिए होंगे, 1 2 3 दिए होंगे, 4 दे दो इसको, ठीक है। देख लेना पहले कितने समीकरण दिए। तो ये मेरे बल आघूर्ण का सूत्र आ गया, P E साइन थीटा। इसको सदिश रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये हटा देता हूँ मैं, या यहाँ लिख लेता हूँ। सदिश निरूपण करना है, अगर आगे लिखना हो भाई नीचे लिखना, आप, मेरे तो जगह नहीं है इसलिए उधर लिख रहा हूँ मैं। सदिश निरूपण करोगे तो टॉर्क के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, P भी एक सदिश राशि है, E भी एक सदिश राशि, और साइन थीटा तो हम हटा करके क्रॉस लगा देते हैं, 11वीं में पढ़ा हुआ है सदिश गुणनफल। ए बी साइन थीटा का सूत्र होता है A क्रॉस B, ये पढ़ा ना 11वीं में हमने पढ़ा हुआ है भाई, ऐसे पढ़ा हुआ है, ए बी साइन थीटा बराबर होता है A क्रॉस B, ये 11वीं में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मैंने इसको P E साइन थीटा को लिख लिया P क्रॉस E, और एक समीकरण नंबर 5 और आ गया, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव मतलब बल आघूर्ण का सूत्र आ गया। टॉर्क की दिशा किधर होगी, P और E के तल के लंबवत होती है, क्योंकि बिंदु गुणनफल है, नहीं सॉरी सदिश गुणनफल है, क्रॉस में हमेशा दो जनों के क्रॉस करने पे जो तीसरा सदिश आता है वो लंबवत होता है, ठीक है। तो ये जो टॉर्क है वो P और E के तल के लंबवत, यहाँ टॉर्क P व E के तल के लंबवत है।
थीटा क्या है भाई, थीटा किसके बीच का कोण है। देखो अभी आपको पता है यहाँ पे मैंने लिखा था टॉर्क का सूत्र लिखा था पी ई साइन थीटा। तो जब मैंने इस साइन को हटाया तो पी और ई के बीच में क्रॉस लगाया, और जैसे ही वापस मैं क्रॉस हटाऊंगा पी और ई का तो वापस साइन थीटा आ जाएगा। यानी पी और ई के बीच में क्रॉस लगा है और पी और ई के बीच में ये क्रॉस हटाने पे आता है साइन थीटा। इसका मतलब ये थीटा किसके बीच का कोण है, पी और ई के बीच का। तो अब चित्र में देखो सही ढंग से, पी किधर होता है, पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पी की दिशा होती है माइनस क्यू से, किधर होती है प्लस क्यू। देखो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो माइनस से प्लस की तरफ होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी तो इधर है, ये पी इधर, और ई किधर है, ई ये रहा, ये ई इधर। तो देख लो ई ऐसे है, पी ऐसे है, तो पी और ई के बीच का कोण ही तो थीटा है। चित्र में हमने पहले ही तो बना दिया ये थीटा, लेकिन अब आपको याद रखना है थीटा जो है वो पी व ई के मध्य कोण होता है। किसके मध्य, पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व ई के मध्य कोण। ठीक है भाई, तो अब अपने ये पूरा डेरिवेशन हो चुका है। अब अपन इसकी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेष परिस्थितियां करेंगे। विशेष परिस्थितियां, स्पेशल केसेस। पहली स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट, यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए। पहले सूत्र बता देता हूँ भाई, किस सूत्र की मैं परिस्थितियाँ लेने वाला हूँ, यही टॉर्क का। क्या सूत्र था टॉर्क का, पी साइन थीटा, ये लिखा था आपके सामने। पहली स्थिति, स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा 0 डिग्री हो, कितना हो, 0। 0 किसके बीच का कोण है भाई, थीटा पी और ई के बीच का, अर्थात पी और ई समांतर हो। अब ये कैसे संभव है, पी और ई समांतर है। तो देखो चित्र बना रहा हूं भाई, ये तो क्या है आपके ई विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत द्विध्रुव को मैंने ऐसे रख दिया भाई, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रख दिया। ये माइनस क्यू आवेश है और ये कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पी की दिशा किधर होती है, माइनस से किधर होता है, प्लस होता है ना, माइनस से प्लस। अरे माइनस से प्लस ही तो होता है, पी इधर और ई भी इधर, तो दोनों एक ही दिशा में है, पी और ई। तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री, बस 0 का मतलब है समांतर, पी और ई दोनों, मतलब द्विध्रुव को आपने ऐसे रख दिया था, ऐसे रख दिया था, 0 डिग्री हो जाएगा। कौन है, ये थीटा है, तो मैं ऐसे धीरे धीरे ऐसे नीचे झुकाऊंगा, नीचे झुकाऊंगा, समांतर हो जाएगा, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो फिर बल आघूर्ण का सूत्र क्या आएगा, टॉर्क बराबर पी ई साइन 0, और भाई साइन 0 पूरा 0 होता है, क्या होता है, 0 एकदम, कोई टॉर्क नहीं, न्यूनतम कोई टॉर्क नहीं। और हमने पहले देखा बल तो है ही नहीं, बल भी नहीं, टॉर्क भी नहीं लग रहा है, दोनों ही नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब इसको कहते हैं स्थायी साम्य अवस्था। इसको कौन सी अवस्था कहेंगे, इसको स्थायी साम्य अवस्था। तो परीक्षा में 1 नंबर का सवाल आ सकता है भाई, स्थायी साम्य अवस्था में द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका अभिविन्यास कैसे होता है, विद्युत द्विध्रुव का अभिविन्यास कैसे होता है विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को कैसे रखा जाए कि वो स्थायी साम्य अवस्था में आ जाए, तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र के समांतर। ठीक है, अभिविन्यास यानी कैसी स्थिति में रखोगे आप, समांतर रखोगे आप। ठीक है, अब मैं स्थिति नंबर 2 पे बात करता हूँ। ये थोड़ा हटा देता हूँ भाई, उलझड़ा हो गया, थोड़ी इंक डाल दी मैंने, बोर हो गए होंगे आप, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चल रहे हैं लेक्चर। अभी तो पड़ाव बहुत बड़ा है ना, शुरुआत हुई है, इसलिए हिम्मत हमें हारनी नहीं है, अभी तो बहुत दूर है मंजिल। देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, पढ़ने में जोर तो आता ही है, ये तो बात है ही है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन अब संघर्षी जीवन है, अब समझ लो 1 साल तक, 1 साल भी कहाँ है आपके पास, बहुत कम महीने रहे हैं भाई। सेकंड स्थिति, स्थिति नंबर 2। तो अपन स्थिति नंबर 2 की बात कर रहे हैं। स्थिति नंबर 2 में क्या होगा, अब थीटा बराबर मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ। थीटा क्या है, 90 डिग्री। क्या मतलब होता है भाई, पी और ई जो है वो ऐसे है, लंबवत है, पी और ई। अब ये कैसे रखूँ मैं, तो ये ई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, माइनस से प्लस, और ई इधर, ये 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो भाई अब टॉर्क बताओ क्या होगा, टॉर्क का सूत्र है पी साइन थीटा। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, 90 में ऐसे खड़ा रखेंगे हम, और साइन 90 का मान 1 होगा, 1। तो पी ई बराबर टॉर्क का मान आ गया पी, पी मतलब अधिकतम। टॉर्क बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई, तो ये तो पूरी अस्थायी अवस्था है, अस्थायी। ठीक है, अस्थायी अवस्था है, पूरी अस्थायी।
फिर लास्ट तीसरी स्थिति, थर्ड कंडीशन, थीटा बराबर हो जाए 180 डिग्री। अब 180 का मतलब ये है कि है तो समांतर ही है, पर विद्युत द्विध्रुव को मैंने थोड़ा उल्टा रख दिया। उल्टा का मतलब है इधर तो माइनस नहीं, इधर है प्लस आवेश। इससे क्या होगा, देखो ई तो विद्युत क्षेत्र तो इधर है और पी किधर होगा, पी की दिशा होती है माइनस से किधर होती है प्लस, तो पी इधर, पी इधर, ई इधर, तो ये थीटा कितना हो गया 180 हो गया। तो थीटा 180 होने पर टॉर्क क्या होगा, पी ई साइन 180। 180 का मान होता है भाई 0, तो वापस टॉर्क 0 हो गया। तो ये भी साम्य अवस्था है, टॉर्क 0 है और थीटा का मान, बल का मान भी शून्य था। तो केस नंबर फर्स्ट गया था वैसी वैसी स्थिति, लेकिन फिर भी इसको स्थायी नहीं कह करके अस्थायी साम्य अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अस्थायी साम्य अवस्था। अब खुद सोचना इसको क्यों कहते हैं अस्थायी साम्य अवस्था, ठीक है। कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे, पर आप खुद भी अपना दिमाग लगाओ कि इसको, उसको अस्थायी का, उसमें टॉर्क 0 आया तो उसको स्थायी साम्य अवस्था का, थीटा 0 वाली को और 180 वाली को अस्थायी साम्य अवस्था। है तो दोनों साम्य अवस्था है। और ये तो भाई इसके पीछे साम्य अवस्था मत लगा देना 90 डिग्री में, ये तो अस्थायी अवस्था है, कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉर्क लगता है इसमें, तो द्विध्रुव आपको टिकता ही नहीं, सीधा घूम जाएगा। अब ये तो हो गया। अब आपसे एक छोटी सी बात पूछ ले कि भाई विद्युत द्विध्रुव को, ये सब लिख लेना हो भाई, चित्र बना देना, सारी चीज़ें लिख लेना। विद्युत द्विध्रुव को कितने कोण पे रखा जाए, अच्छा अधिकतम कितना लगा था बल आघूर्ण, पहले तो ये बताओ। तो अभी हमने देखा कि अधिकतम बल आघूर्ण होता है P। परीक्षा में पूछेगा अधिकतम बल आघूर्ण बताओ कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क मैक्सिमम, तो कहना P। और न्यूनतम कितना होगा भाई 0, न्यूनतम टॉर्क होता है 0। तो मेरा सवाल ये है कि एक विद्युत द्विध्रुव को कितने कोण पे रखा जाए कि उस पर बल आघूर्ण अधिकतम का आधा लगे। प्रश्न मेरा यह है कि टॉर्क का सूत्र होता है P साइन थीटा। थीटा का मान कितना हो कि ये जो बल आघूर्ण है ये अधिकतम का आधा हो जाए, यानी ये जो बल आघूर्ण लग रहा है, ये बल आघूर्ण जो है ये अधिकतम बल आघूर्ण कितना है भाई, अधिकतम P, इस P का आधा हो जाए, P/2 हो जाए। कौन ज्ञात करो कितना होगा, तो मैं निकाल रहा हूँ कौन, देखना। तो टॉर्क का सूत्र P साइन थीटा तो है ही है, ये आधा है P/2, P से P कट गया भाई, ये 1/2 रह गया और साइन थीटा, ये 1/2 बराबर साइन थीटा। अब आप अपने सारणी में देखो कि साइन थीटा का कितना मान रखो कि मैं 1/2 आ जाए, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। तो आंसर आ गया, बस ये 30 डिग्री पे रखना है आपको, ठीक है। तो देखो आप इसके अभ्यास करें, और जैसा कि मैंने कहा मेहनत तो भाई करनी है आप लोगों को, इसके कोई उपाय नहीं है, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लगे हुए रहना है। मैं जितना करा रहा हूँ, मैं तो देखो मेरे हिसाब से मैं तो 40% एफर्ट कर रहा हूँ, बाकी बराबर नहीं कर रहे हैं अपन, आधा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कम कर रहा हूँ मैं तो, आपसे कम मेहनत कर रहा हूँ। आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी है, 60% मेहनत आपको करनी है, 40% मेरे को करनी है, ठीक है ना। और मैं वही कर रहा हूँ। तो देखो मैंने चीज़ों के पास लाके आपको छोड़ दिए ये सारी चीज़ें, अब आप खुद थोड़ा सा इनको समझे, पहले तो समझे। देखो समझ, बिना समझे रटी हुई चीज़ें तो टिकने वाली है ही नहीं, समझे आप। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ये मैंने जैसे चित्र बनाया था अभी, जैसे मैंने आपको ये समझाने के लिए चित्र बनाया भाई कि एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा है, ये चित्र बनाया ना मैंने ये वाला। अब कई स्टूडेंट इस चित्र को जब बनाएंगे ना, तो वो बिल्कुल ही मन में आए जिस तरीके से, वो क्या करेंगे, वो मतलब जैसे ये विद्युत द्विध्रुव कर देंगे, पहले QE कर लेंगे, पहले बल लगा देंगे, ये इधर बल लगा देंगे QE, इधर बल लगा देंगे QE प्लस QE माइनस QE, फिर ऐसे, फिर वो याद करेंगे और क्या लिखा था सर ने, और क्या लिखा था, ये रट रहे। ऐसे नहीं होता है, याद करने का तरीका ये नहीं होता है। याद करने का तरीका ये होता है कि जब आप चित्र बनाते हो, शुरुआत तो चित्र से ही हो रही है। फिजिक्स में तो सबसे बढ़िया बात यही है कि फिजिक्स में सब कुछ शुरुआत ही है, अंत तो मतलब बाकी अपन क्या कर रहे हैं, हल ही तो कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, इसको इसमें रख रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। सब कुछ जो है वो तो स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग सही होगी तो लास्ट तो होना ही होना है। तो मेरा ये कहना है कि भाई जब आप चित्र खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो जब आप याद कर रहे हो तो ऐसे चित्र बनाओ आप किसी को समझा रहे हो, किसी को क्या खुद को ही समझा रहे हो। जैसे मैंने आपको देखना, आपको मैंने कैसे चित्र समझाया, मैंने कहा भाई पहले ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, फिर इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव को रखा जिसका एक आवेश -Q है, एक आवेश +Q है, ये विद्युत क्षेत्र E है, इस +Q पे बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगेगा और बल का मान होगा +QE, इसका मान -QE, बल का मान। तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, समझा करके एक एक चीज़ बना रहा हूँ, वैसे वैसे आपको उसी तरीके से आपको खुद को भी चित्र बनाना, स्टेप बाय स्टेप बनाना। ऐसा नहीं होना चाहिए जो चीज़ बाद में आनी चाहिए वो आप पहले बना रहे हो, इसका मतलब आप रट रहे हो आप। तो इसलिए आप जब कोई चीज़ करते हो, लिखते हो, डायग्राम बना रहे हो, समझा रहे हो कोई चीज़, तो आपको ऐसे लगना चाहिए मैं खुद को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेरिवेशन भी कुछ इस तरीके से ही करना है वो, ठीक है।
रफ कॉपी के अंदर बार बार आप डेरिवेशन को मिलाएं, प्रैक्टिस करें, देखें आप कहाँ पे अटक रहे हैं। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आपका पिछला पढ़ा हुआ आपकी मेहनत बचेगी। कोई स्टूडेंट सोचता है कि भाई मैं याद तो करूँ, मेहनत तो करूँ, एक बार वो याद करने बैठ जाए, पूरा याद भी कर लिया उसने, पर फिर वापस देखे ही नहीं उसको, तो वो याद किया हुआ नहीं याद किया हुआ कोई मतलब का नहीं है, उसने यूँ बिना फालतू की मेहनत की है। इसलिए समय समय पे उनका रिवीजन भी करते रहे, पीछे पीछे बार बार दोहरान कार्य भी करते। समय आप लोगों के पास देखो बहुत कम है, समय इतना है नहीं, तो इसलिए आपको मेहनत तो अब करनी है। और रही बात आपको, देखो ये 12th है, 12th में आप मेहनत कर लो बस, लास्ट एंड फाइनल, फिर आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। सब कुछ पूरा फ्यूचर आपका डिसाइड 12th के आधार पे ही होगा, 12th के बेस पे ही होगा। अभी तक 10th में आपने कितने परसेंटेज बनाए, क्या पढ़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई आपसे नहीं पूछेगा 10th में कितने बनाए आपने। 10th की मार्कशीट, खाली 10वीं की मार्कशीट जो है वो जन्म तारीख देखने के लिए, डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए काम आएगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप पढ़ लें। देखो हाँ, आप यूँ कहते होंगे सर मन तो सब पहुँच रहा है, पहला 10वीं में कहता है भाई 10वीं पढ़ ले बेटा पचे मजा, और अब मैं अब 12वीं में गया ना, आपको अब पढ़ लो बेटा पचे मजा। तो देखो ये बात सही है, थोड़ा लग सकता है आप लोगों को, पर वास्तव में 12th में परसेंटेज आपने बना दिए तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करें, फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करें, समय का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के बैठे आप कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। और खाली एम ये नहीं 12th में परसेंटेज बनाना, आगे के कंपटीशन का भी माइंड में रखो, मेरे को आगे के लिए कुछ करना है, आगे की प्लानिंग अब लेकर के चलो आप, ठीक है, तब तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। नहीं तो फिर देखो भाई जीते तो सब है ही है, समय तो ऐसे निकल ही रहा है, आपका भी निकल जाएगा, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। लेकिन कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है अपन को, है ना। तो ठीक है भाई, आप ये पढ़े पूरा कंप्लीट करें, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट लेंगे ये गाउस का नियम और स्थिर विद्युत्की के और कुछ अनुप्रयोग हैं। तो इतना सब कुछ आप करें अभी जो करवाया गया। धन्यवाद। पर उससे पहले मैं आपको विद्युत क्षेत्र के प्रकार के बारे में बता देता हूँ।